तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने क्या कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का बैच चल रहा है और आपके इसमें आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में आज सिर्फ अपने ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। आगे इसकी बहुत सारी क्लासेस आएंगी और जो अर्थव्यवस्था है ना, ये किस पे बेस है। ये अर्थव्यवस्था अपनी जो आर्थिक समीक्षा है ना, उसी पे ही बेस्ड है और उसी को ही हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसी की मदद से यहाँ पे जितने टॉपिक दे रखे हैं सारे टॉपिक करेंगे। इसमें आपका मोटा मोटा अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य आ जाएगा कि कुल कहाँ पे कितना उत्पादन हुआ, क्या चीजों का, ठीक है। जो आपके जीएसडीपी है, ये सारी चीजें, मतलब कृषि क्षेत्र में कितना योगदान रहा। अब कृषि क्षेत्र को अपना पूरा डिटेल से एक क्लास में करेंगे और उद्योग को अलग से एक क्लास करेंगे, सेवा क्षेत्र को अलग से करेंगे। आप आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगी वहां पे। इसके अलावा समृद्धि, विकास और जो भी प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं, जैसे एमएसएमई उद्योग और भी बहुत सारी दोस्तों योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और सिर्फ हम इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में ही बात करेंगे और ये आपके ना सबसे अन्य एग्जाम के लिए भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो दोस्तों बात क्या आती है कि अर्थव्यवस्था है ना, ये क्या होती है। जो ये टर्म है अर्थव्यवस्था, ये क्या होती है। तो ये दोस्तों होती है कि जो भी विभिन्न जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, ये अपना प्यारा राजस्थान है। अब राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं होगी, कौन कौन सी होगी। उत्पादन होगा, उपभोग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उत्पादन हो रहा है कोई चीजों का, उपभोग हो रहा है, ठीक है। विनिमय हो रहा है, लेन देन, विनिमय हो रहा है। इसके अलावा वितरण हो रहा है और मेन है बचत। बचत राज्य कितना बचा रहा है यहाँ पे कुल मिला के, ठीक है। अब ये सारी चीजें राज्य की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करती है कि उसका लेवल क्या है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था को भी बहुत सारे प्रकारों में बांटा गया है। अब जो राजस्थान की दोस्तों अर्थव्यवस्था है वो बहुत मेनली देखो बहुत सारी जैसे खनिज वगैरह पे भी निर्भर है। इसके अलावा कृषि भी मेन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दुग्ध उद्योग में भी राजस्थान पहले नंबर पे है, दुग्ध उत्पादन में भी, ठीक है। और इसके अलावा और भी जैसे ले सकते हो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है। तो मतलब राजस्थान राज्य से कोई चीज बाहर जा रही है, अन्य राज्यों में जा रही है, तो वहां से जैसे मान लो कोई किसी ने हैंडीक्राफ्ट कोई ऐसी चीजें बनाई, मान लो, ठीक है, स्पेशल जो हैंडीक्राफ्ट आते हैं जोधपुर साइड के या उदयपुर के, तो वहां से कोई ऐसी चीज बनाई, वो गई विदेश, तो वहां पे टैक्स के साथ जाएगी। तो वहां से राज्य सरकार क्या है कि अर्निंग करेगी। कुछ हिस्सा उसका सेंटर के पास जाएगा और कुछ हिस्सा किसके पास रहेगा, अपने स्टेट गवर्नमेंट मतलब राजस्थान सरकार के पास रहेगा। तो ऐसे अर्निंग करेगी। इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। वैसे आम आदमी जो होता है हर चीज पे, अपने सारी वस्तुओं पे भी टैक्स देते हैं। तो वो चीजें भी राज्य की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करती है, ठीक है। मतलब जो काम करने वाली जनता है वो सबसे ज्यादा जहाँ होगी तो वो वहां पे अर्थव्यवस्था को मजबूत ही बनाएगी कुल मिला के। अब अर्थव्यवस्था के ना बहुत सारे प्रकार हैं। कौन से, जैसे एक हो गया खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी, खुली अर्थव्यवस्था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रकार। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, देखो यह नियंत्रण मुक्त है ना अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्रता प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करती है और वैश्वीकरण की नीति में देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे है। ये जो खुली अर्थव्यवस्था है आपके वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है। फिर आता है आपके बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, अब जो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वहां पे क्या है कि विदेशी व्यापार नहीं होता। मतलब राजस्थान के मान लो एक जिला है, कोई भी यहाँ पे जिला ले लो, ठीक है, जैसे बीकानेर यहाँ पे जिला है, तो उस क्षेत्र में क्या है कि कोई विदेशी व्यापार नहीं हो रहा बिल्कुल, तो वो वहां पे बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी, नाम से स्पष्ट है। इसके बाद देखो विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था। और थोड़ा बहुत है ना दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है ना वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना उन पे भी निर्भर करता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन इस मतलब स्टेज पे पहुंच गया है कि वो खर्च भी इस हिसाब से कर रहे हैं रुपए, ठीक है। और उनकी अर्निंग भी बहुत है, ये चीज भी है। मतलब अपने
जैसे इंडिया की अर्थव्यवस्था है, तो इंडिया का जो रुपए है उसकी वैल्यू किस हिसाब से है, तो वो भी डिपेंड करता है थोड़ा अर्थव्यवस्था पे। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित की बात करूं तो आपको बहुत कम देशों में मिलेगी, मेनतः विकसित देशों में, जिसमें यूएसए आ जाएंगे, जापान आ जाएंगे, इससे देशों में आपको ये विकसित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। अब विकासशील क्या है कि फिर आती है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो भारत एक विकासशील देश है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों भारत में अर्थव्यवस्था मिलती है ना, वो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसे मिलेगी, मिश्रित मिलेगी। विकासशील में ऐसे देश आते हैं जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उच्च और विकास की ओर प्रयासरत है। तो विकासशील मतलब विकास में लगे हुए हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, अभी कंटिन्यू। फिर इसके बाद आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी क्या होती है कि बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो पूंजीवादी क्या है कि डिमांड पे काम करती है। फिर आती है आपकी कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था आपकी किस पे, डिमांड पे काम करेगी कि किस हिसाब से आपकी डिमांड आ रही है। फिर आती है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये कार्ल मार्क्स आते हैं, एक उनके सिद्धांतों पे आधारित है, ठीक है। उसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहता है। जैसे सोवियत संघ रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रॉपर उदाहरण है। अगर आपसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछ ले तो आपसे को क्या है कि इन चीजों को याद नहीं रखना, बस ये बेसिक जानकारी के लिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो जो रूस है ये इसका उदाहरण है समाजवादी का। फिर आती है दोस्तों मिश्रित। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, ये जाननी है अपने को। अब ये क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण होता है। किन चीजों का, एक तो पूंजीवादी का और एक प्लस समाजवादी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों चीजों का यहाँ पे मिश्रण होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का। और आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर है ना राज्य का नियंत्रण होता है। जैसे राजस्थान के जितने भी खनिजों के है, संगमरमर हो गया, ठीक है, इन पे राज्य का नियंत्रण है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान आपको वर्तमान में देखने को मिल भी रहा है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को बिल्कुल विरोधी विचारधारा को समझौते का परिणाम है। और पूंजीवादी का तो समर्थन करती है, और दूसरी इस बात में प्रबल विश्वास रखती है कि जो समग्र अर्थव्यवस्था के उत्पाद साधनों का समाजीकरण होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने अपनाई, तो ये सबसे पहले है ना फ्रांस ने अपनाई थी। किसने, फ्रांस ने। तो सबसे पहले फ्रांस देश आता है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अनिवार्य और नियोजित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत सर्वोत्तम उदाहरण है इसका। और 6 अप्रैल 1948 को राष्ट्रीय सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था, 6 अप्रैल 1948 को। अब देखो अर्थव्यवस्था है ना दोस्तों, अब इसके बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब इनके क्षेत्रों में है ना अपने देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों में देखो दोस्तों, जैसे इसमें पहले कृषि आ जाएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि के प्राकृतिक संसाधन शामिल हो जाएंगे। और इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपके क्या आ जाएगा, एक तो अपनी कृषि आ जाएगी, इसके अलावा वन क्षेत्र, ठीक है, मत्स्य क्षेत्र, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अब इनसे क्या है कि द्वितीयक क्षेत्र के लिए ना कच्चा उत्पाद मिलेगा यहाँ पे। फिर आ जाएगा आपका द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, जो भी प्राकृतिक अपने को उत्पाद मिले हैं कृषि से, वन से, ठीक है, समुद्र से, तो ये उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बना दी, ठीक है, जैसे गन्ने से अपना ने क्या बना दी, चीनी, ठीक है। अब ये द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। और औद्योगिक क्षेत्र भी इसे द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। अब इसमें क्या है कि आपके क्या चीजें आ जाती है, होटल आ जाता है,
क्योंकि ये आपके पूरा सब्जी को ऐसे तैयार करके दे रहा है, ठीक है। चीनी का यूज कर रहा है, उसमें मिर्च को यूज कर रहा है, पाउडर उसको मिर्च पाउडर में बन के मिल गया तो उसका यूज कर रहा है, ठीक है। और जो इसमें शिक्षा, होटल, भंडारण, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। तो इसके 3 क्षेत्र थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे वित्त और संस्थावर सभ्यता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बेसिक सा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब इसके अकॉर्डिंग है ना अपने जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और अपनी जो राजस्थान की दोस्तों अर्थव्यवस्था रहेगी ना, इसमें आर्थिक समीक्षा मेन है। तो आर्थिक जो विकास के मुख्य सूचक है इनको देखेंगे, और इनका क्या कि डाटा आपको याद रखना जरूरी है। अब आर्थिक समीक्षा होती क्या है कि राजस्थान जैसे सरकार है तो ये पूरा ब्यौरा करती है कि एक साल के अंदर, अब ये क्या है कि 22-23 का है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 22-23 की है, जिसमें क्या है कि आपके जो भी 21 से लेके 22 में काम हुआ जो एक साल के अंतर्गत, उसका पूरा यहाँ पे जो भी उत्पादन हुआ उस राजस्थान क्षेत्र के भीतर, उस सारी चीज का यहाँ पे डाटा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसे जीएसडीपी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अपने क्या है कि 2 चीजों पे देखते हैं। कौन कौन सा? एक तो स्थिर मूल्य आ जाता है, एक आ जाता है प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य क्या है कि एक इसमें बेस ईयर लिया गया है कि उसके सापेक्ष मतलब प्रगति पता चलती है कि कितनी वहां पे राज्य की प्रगति हुई है, ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ पे देखी जाती है इसमें जीएसडीपी में, जब भी अपन बात करेंगे जीएसडीपी की। और अब इसमें क्या है कि करोड़ में दे रखा है, ठीक है। तो आपका इसमें देख सकते हो कि 21-22 की आर्थिक समीक्षा में 73-89-22 और अब 79, 94 और 49, ये डाटा याद रखना है, ठीक है ना। 7,99,449 करोड़। तो ये सारा डाटा आपको याद रखना है। और प्रचलित मूल्यों पे क्या था ये भी याद रखना है। 121 ऐसे याद रख लो, भले ही 12, 18, 193, 14, 13, 620 हो गया। अब 22-23 की आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो ऐसे आपको क्या है कि याद रखना है डाटा को, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि दोस्तों आपका एक साल के भीतर है ना, जितनी भी राज्य में उत्पादित जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई, सेवाएं हुई, उनका एक मौद्रिक उपाय है जीएस, जो जिसे अपने जीएसडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने, अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि 21-22 में कितना था, ये भी आ सकता है। ये दोनों डाटा आपको याद रखने, 21-22 का और 22-23 का, ठीक है। 21-22 में जो था आपका 7,38,922 करोड़ था, फिर 7,99,000 हो गया। आप सीधा नंबर याद रख लो 7,99,449, ठीक है। 7,99,449 हो गया। अब इसके बाद पहले 121,8193 था, अब 141 हो गया, सीधा 121 से 141 हो गया। यहाँ पे एक आधा अगर आपको नंबर याद रहेगा ना कि 73 से कितना बढ़ रहा है, एक मतलब 12 से यहाँ पे 14 हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो 141, 13,620, 141,3620, तो ये दोनों डाटा आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये था सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे अपने जीएसडीपी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि वृद्धि दर है जो भी आपके प्रतिशत में होगी, ये भी आपसे पूछ ली जाती है। तो ये एक चीज फैक्टर ध्यान रखना, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य पे ऐसे याद रखना, जब भी होगा तो कम होगा, ठीक है। नंबर कम होंगे यहाँ पे, कितने 6 डिजिट होंगे, और यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं 7 डिजिट में। तो स्थिर मूल्यों पे 6 डिजिट में आएगा आपके, जब हम बात करें करोड़ों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, और प्रचलित मूल्यों पे 7 डिजिट में आएगा। नंबर मतलब जो होंगे 7 डिजिट में होंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके याद रखने में आसानी हो सकती है। फिर अपने प्रतिशत में बात करेंगे कि जो भी अपना उत्पादन हुआ है कितना प्रतिशत हुआ है। तो स्थिर मूल्यों की बात करें तो अपना अगर 11-12 के बेस ईयर की बात करें तो उसकी तुलना में यहाँ पे 11.36% की वृद्धि थी, और फिर यहाँ पे 8.19% की वृद्धि हो गई है। मतलब वृद्धि में यहाँ पे कमी आई है। तो इसमें जो वृद्धि में क्या है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में कमी आई है। और प्रचलित मूल्यों पर देखो, वैसे कमी नहीं लेनी है, ठीक है ना, वैसे कमी नहीं आई है ये।
11.36% था पहले, और फिर अब 8.19% रह गया है। और फिर 19.50 से यहाँ पे भी 16.4%। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं कि प्रचलित मूल्यों पे कितना, 19.50 से कितना हो गया, 16.4 हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की अगर बात करें तो मतलब ये नेगेटिव नहीं है तो वृद्धि ही, ठीक है। नेगेटिव तो यहाँ पे हुआ है देखो, माइनस, जो 20-21 कोरोना का टाइम था ना, यहाँ पे नेगेटिव हुआ है बस। ये है वृद्धि दर ही, वृद्धि दर आपको याद रखनी है। 11.36 से 8.19, 19.50 से 16, ये लेटेस्ट वाला डाटा याद रखना। वैसे ज्यादातर आपके लेटेस्ट वाला ही आएगा, 8.19 से 16.4। तो ये आपका था क्या, जीएसडीपी के बारे में। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में, और नेक्स्ट आपके क्या है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितने भी क्षेत्रवार योगदान है वो हम देखेंगे कि कृषि उद्योग सेवाएं, इनको अपने डिटेल से भी जानेंगे, आप क्लास में बने रहना। इनको एक एक करके ना अपनी पूरी अलग अलग से क्लास आएगी, कृषि की, उद्योग की, सेवाएं की, जिसमें कृषि के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई है वो सारी अपने करेंगे, ठीक है। तो सेम वहां पे देखो, यही बेस ईयर यही है 11-12, और इसमें भी सेम अपने को वही चीज लेनी है, ठीक है। कृषि में कितना प्रतिशत है, तो ये 2022-23 का है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा देख सकते हो 22-23 का, ठीक है। और कृषि में यहाँ पे 28 पॉइंट, कृषि क्षेत्र का योगदान आता है 28.50%। आगे अपने चार्ट में भी देखेंगे तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा उद्योग का आता है 27, और सबसे ज्यादा यहाँ पे सेवाओं का है 43.74%। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में जो, अगर हम स्थिर मूल्यों की बात करें, ठीक है ना, स्थिर की बात कर रहे हैं, प्रचलित की नहीं करें, प्रचलित की नीचे बात करेंगे। तो स्थिर मूल्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान किनका है, सेवाओं का। और सेवाओं का योगदान कितना आ रहा है, 43.74% यहाँ पे योगदान दे रही है सेवाएं। फिर जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है, प्रचलित मूल्यों पे बात करें, ठीक है, प्रचलित मूल्यों पे कृषि, उद्योग और सेवाओं की बात करें तो याद रखना है 28.50 है, तो 28.50 से 95 हो गया। 27.76 है तो यहाँ पे कम हो रहा है, 27.31 हो रहा है उद्योग में। लगभग डाटा सेम है तो याद रख सकते हो, ये सेम ही है सेवाओं में 43.74, ये आराम से याद रह जाएगा आपको। ये थोड़ा बढ़ रहा है कृषि में प्रचलित मूल्यों की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये सारा डाटा है। इसके बाद शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है ये देखते हैं अपने। अब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में जानने, अब देखो दोस्तों, जब भी अपने है ना एनएसडीपी की बात करेंगे तो इसे एनएसडीपी बोलते हैं। अब ये कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो अपने जीएसडीपी पढ़ा, ठीक है, जीएसडीपी है, उसमें से अगर अपने मूल्यह्रास को घटा दें तो आपका एनएसडीपी बच जाता है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो ये मेन है ना पॉइंट होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि मेन कारक होता है, ठीक है, जिससे पूरा एकदम सही राज्य के अर्थव्यवस्था का पता चलता है, और वहाँ के व्यक्तियों के लिए भी। अब मूल्यह्रास में क्या क्या आ जाता है, आपके जो भी पूंजीगत संपत्ति आ जाती है, उपकरण, वाहन, आवास, ये सारे मूल्यह्रास में, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें आते हैं, ठीक है। जीडीपी और जो भी एनएसडीपी के बीच का अंतर कम है तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। और जो अपने जो राज्य की जीएसडीपी है उसमें और एनएसडीपी में अंतर अगर कम है कुल मिला के, तो राज्य के लिए अच्छा माना जाता है, ऐसे लगे कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब यहाँ पे भी आपको क्या है कि डाटा याद रखना है बस, और अपनी चीजों पे ध्यान नहीं जाना। सेम वही स्थिर मूल्यों पे, प्रचलित मूल्यों पे ये ध्यान रखना है। इनका नाम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, पीछे हमने क्या पढ़ा था, सकल राज्य मूल्य वर्धन, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। सकल राज्य मूल्य वर्धन, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, उससे पहले हमने पढ़ा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है जो आपके 22-23 के लिए जो डाटा है यहाँ पे, तो वो आ जाएगा 6,94,771, ठीक है। और ये भी आपके 125, 95, 27 आप याद रखना, ऐसे याद रख लो। 694,771, इधर पहले क्या था, 642, 668 था, फिर ये 108, 48, 45, ठीक है। ऐसे आप डाटा याद रखना है आपको। मेन जो डाटा है ना ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो आपके जो एग्जाम की दृष्टि है उसके लिए, ठीक है। 694771 2022-23 के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद।
अब प्रचलित मूल्यों पे बात करें तो 125, 952 और 7 ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बार बार में क्या है कि आप लिखोगे या टेस्ट दोगे तो आपको याद रह जाएगा। क्विज वगैरह अपने चलाएंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप क्या है कि क्विज वगैरह अटेंड करो और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर प्रति व्यक्ति आय की अपने बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो सेम वही चीजें देखते हैं स्थिर मूल्यों पे और प्रचलित मूल्यों पे। अब स्थिर मूल्यों पे जो प्रति व्यक्ति आपकी आय रहती है वो 86,134 रहती है, जो पहले से बढ़ गई। ठीक है, तो फिर इसके बाद प्रचलित मूल्यों की बात करें तो कितनी हो जाती है, 1,56,149 हो जाती है 1,35,962 से। तो ये दोनों डाटा आपको याद 21-22 और 22-23 के याद करके चलने हैं। ठीक है, 86,134, 156, 149 प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो 156 हो गई है, अब पहले 135 थी। तो ऐसे याद करके आपको चलना है। फिर अपने यही सेम वही चीजें लिखी हुई है, ये वही चार्ट है। ठीक है, जो हमने पढ़ा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पे वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, 22-23 में देखो दे रखी है 8.19 है, पहले 11.36 थी। और फिर जो भी वृद्धि दर है ये प्रचलित मूल्यों पे दे रखी है। ठीक है, 1950 से 16 हो गई। अब इसमें क्या दे रखा है, सेम वही आपके कृषि उद्योग और सेवाओं का क्षेत्र 22-23 में दे रखा है 43-74, सेवाओं का सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद आपका उद्योग का, फिर आपके कृषि का। ये सारी चीजें सेम वही है जो अपने अभी टेबल में पड़ी है। ठीक है, ये भी सेम प्रति व्यक्ति आय वही है जो भी हमने टेबल में पढ़ के आए हैं। तो मैप में किसको याद करनी है तो आप याद कर सकते हो। फिर अपने क्या बात करेंगे दोस्तों, सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है कि दोस्तों आपके जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ना, उसी का एक हिस्सा है जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है। ठीक है, ये भी आप प्रचलित मूल्यों पे देखेंगे और इसमें इसका प्रतिशत देखेंगे। इसमें दो ही बातें याद रखनी है। अब पूंजी निर्माण की बात करें तो क्या होता है कि समाज में देखो समस्त वर्तमान में है ना कोई चीज अपने उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी कुछ धन क्या कर रहे हैं, अपने संचय रख रहे हैं। तो इस प्रकार से पूंजी के संचय तो प्रयुक्त होता है ये। ठीक है, आगे की सोच के चलते हैं ऐसा कह सकते हैं अपने। ठीक है, इसमें चल अचल संपत्ति, उत्पादकों के निवेश और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है ये प्रचलित मूल्यों पे कितना है, 21-22 के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3,46,844। प्रतिशत की बात करें तो 28.47% है। ठीक है, इनको हम डिटेल से भी देखेंगे। अब कृषि उत्पादन सूचकांक की बात करते हैं तो इसका आधार वर्ष 5-6 से 7-8 आता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या माना जाता है, 5-6 से 7-8। ठीक है, अब इसमें भी आपके 201.40 है। ठीक है, इसमें आपके क्या है कि जो अंतरिम है ये दिया गया है, अंतरिम जो इस 21-22 वर्ष का है 201.40 उत्पादन सूचकांक की बात करें तो कृषि उत्पादन की। और कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, ठीक है, तो वो आपका कितना रहा है, 253.99 2022-23 में। ठीक है, इसमें क्या है कि थोड़ा आपका लेटेस्ट डाटा आ सकता है। अभी ये जो डाटा है ना आपका कितना दे रखा है, 1 सेकेंड, अग्रिम दे रखा है ये 253.99, मतलब आगे का मान के। ठीक है, अपने को यही याद रखना है आर्थिक समीक्षा के अनुसार कि कुल खाद्यान्न उत्पादन है ये कितना है, 253.99 लाख टन में है। ये भी ध्यान रखना है, लाख टन में। फिर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 11-12 ये है सेम। और थोक मूल्य का आधार वर्ष भी पूछा जाता है, ये 1999-2000 है। तो ये तो आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताओ कितना है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो दोस्तों 134 पॉइंट यहाँ पे 65 आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अक्टूबर 2022 तक का है ये क्या कि निशान लगाएंगे ना नीचे एट द रेट, इसका मतलब है अक्टूबर 2022 के लिए नीचे आपके टेबल में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रतिशत परिवर्तन की बात, थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो 388.29 आता है। अब इसमें आप इनके डॉलर का साइन लगाया, नवंबर 2022 तक, डॉलर मतलब नवंबर 2022 तक का डाटा। ठीक है, अपने को बस ये याद रखना है, ऐसे आएगा एग्जाम में कि नवंबर 2022 तक या सीधा
दो आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक कितना है 388.29%। परिवर्तन कितना है 4.60, पहले 9.93 था। अब आता है अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा, मतलब राजस्थान की कुल ऊर्जा की बात करें तो कितनी है। ऊर्जा को अपने पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, पहले भी मैंने लेक्चर डाल रखे हैं। तो ये भी आपके नवंबर 2022 तक का डाटा है और आएगा आर्थिक समीक्षा का ही, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लेटेस्ट वाला पढ़ रहे हो, यही आएगा जो आपकी आर्थिक समीक्षा में है। 23,487 मेगावाट यहाँ पे राजस्थान की कुल अधिष्ठापित क्षमता है ऊर्जा की, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सेम वही फिर वाणिज्यिक बैंक साख की बात करें तो सितंबर तक आती है, तो 4,41,569, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट जो हमने जानी। अभी क्या है कि सिर्फ अपने बेसिक जानना है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, और जो आपका जो पहला पेज है ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन तो इसी में से ही आ जाते हैं, इसमें जो अपने को डाटा याद रखने हैं इसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो गया, प्रतिशत, प्रचलित मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों पे अलग अलग, ये सारा डाटा याद रखो। बार बार टेस्ट होगे तो ये आपको याद रह जाएंगे आराम से, ठीक है। और अब इनको क्या कि जितने भी क्षेत्र होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पूरा करेंगे। अब जैसे आपका जो शुरू में सिलेबस दे रखा था, अब देखो इसमें दे रखा था कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, अब इनको अपने क्या अलग अलग करेंगे अलग अलग क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आया तो डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।